solubility of a solid, solubility of a solid in a liquid। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सॉलिड को जब हम किसी लिक्विड सॉल्वेंट में क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, तो कौन से सॉलिड क्या होते हैं, घुल जाते हैं, और कौन से सॉलिड नहीं घुलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि अगर हम क्या करें, अगर हम NaCl को, किसको, NaCl को या शुगर को हम क्या करें, वाटर में डिजॉल्व कर दें। किस में डिजॉल्व कर दें, वाटर में डिजॉल्व कर दें, तो आसानी से क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। लेकिन अगर हम क्या करें, नेप्थलीन और एंथ्रासीन को, किसको, नेप्थलीन या एंथ्रासीन को, ठीक है, अगर क्या करें, वाटर में डिजॉल्व करें, तो ये डिजॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है, लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है, क्या कॉन्सेप्ट है, लाइक डिजॉल्व लाइक। मतलब क्या है कि अगर क्या करोगे, अगर पोलर कंपाउंड को हम डिजॉल्व करें, किसमें, ठीक है, पोलर कंपाउंड को हम डिजॉल्व करें, किसमें, पोलर सॉल्वेंट में, किसमें, पोलर। पोलर का मतलब होता है कि एक तरह से जिसमें क्या हो, चार्ज डेवलप हो जाए, जिसमें क्या हो जाए, चार्ज डेवलप हो जाए। जैसे वाटर में चार्ज डेवलप हो जाते हैं, NaCl में चार्ज डेवलप हो जाते हैं, तो उनको अगर हम डिजॉल्व करें, तो मतलब अगर पोलर कंपाउंड है और सॉल्वेंट भी क्या है, पोलर है, तो उसमें वो आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और नॉन पोलर कंपाउंड को हमें डिजॉल्व करने के लिए, नॉन पोलर कंपाउंड को डिजॉल्व करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी, नॉन पोलर सॉल्वेंट की। किसकी, नॉन पोलर सॉल्वेंट की। ठीक है, तो इस तरह से डिजॉल्व करने का कॉन्सेप्ट है क्या, कि लाइक डिजॉल्व लाइक। बात समझ में आ गई। फिर आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा, इसमें क्या है, अगला इसमें कहते हैं कि एक प्रोसेस है जिसे हम क्या कहते हैं, डिजोल्यूशन। क्या कहते हैं, डिजोल्यूशन, डिजोल्यूशन। ठीक है, तो डिजोल्यूशन क्या होता है कि जब किसी सॉल्यूट को हम, सॉलिड सॉल्यूट को हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज करने लगती है। इधर देखो, जैसे मान लो हम क्या करें, ये क्या है, मान लो ये वाटर है, ठीक है, और वाटर में हमने क्या किया, थोड़ा सा इसमें डाल दिया सॉल्ट, सॉल्ट डाल दिया, या मान लो कोई शुगर डाल दी। ठीक है, इसमें सॉल्ट डाल दिया या क्या डाल दिया, शुगर। तो डालने के बाद क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन चेंज होने लगेगी, कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे क्या होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता रहेगा, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिजोल्यूशन। क्या कहते हैं इसको, डिजोल्यूशन। और एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। अब देखो, अगर इक्विलिब्रियम का चैप्टर 11 में पढ़ा होगा अच्छे से, तो वहाँ पर हमने तुम्हें बताया था कि मान लो हम क्या करते हैं, किसी सॉल्वेंट के अंदर, किसी सॉल्वेंट के अंदर अगर हम क्या करते हैं, किसी सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं, किसको, किसी सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं, तो वहाँ पर रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चलती है। रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चलती है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व भी होगा और कुछ सॉल्यूट सॉल्वेंट से बाहर भी निकलेगा। वो निकलेगा कैसे कि मान लो यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, ये आपस में टकराएंगे, कंबाइन करके एक बड़ा सॉल्यूट का पार्टिकल बना लेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं। मतलब सॉल्ट का वाटर में घुलना भी और वाटर जो घुला हुआ वाटर है उससे सॉल्यूट का बाहर निकलना, दोनों एक साथ चलता है। ये हम केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ते हैं क्लास 11 में। मतलब रिएक्शन दोनों तरफ चलती है। बात समझ में आ रही है। जैसे
मान लो सॉल्ट एक तो घुल रहा है, वो तो तुम्हें पता ही है, और जो घुले हुए साल्ट के पार्टिकल हैं वो आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होके एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल। ठीक है, तो जो सॉल्ट के पार्टिकल घुल गए हैं वो आपस में क्या करते हैं, टकरा के एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं, और बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। बात समझ में आ रही है, उसे कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, और जब क्या हो जाता है, जब सॉल्यूट, ठीक है, और सॉल्वेंट, इन दोनों के बीच में और सॉल्यूशन के बीच में क्या इस्टेब्लिश हो जाता है, इक्विलिब्रियम। क्या इस्टेब्लिश हो जाता है, इक्विलिब्रियम, और तो इसी को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ठीक, बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होके क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, और उतने ही रेट से क्या होगा, सॉल्यूशन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग होंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बात समझे। तो जितना सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होकर सॉल्यूशन बना रहे हैं, उतना ही सॉल्यूशन से फिर बाहर निकल के सॉल्यूट और सॉल्वेंट बाहर आ गए, दोनों में इक्विलिब्रियम आ गया है, तो हम कहेंगे अब घुलने की प्रोसेस बंद हो गई है, डिसोल्यूशन की प्रोसेस स्टॉप हो गई है। क्यों, क्योंकि जितना घुलते हैं उतना फिर वापस आ जाते हैं। बात समझ में। तो हम कहते हैं अब जैसे चीनी हम डिजोल्व करते हैं ना, तो एक टाइम ऐसा आता है कि चीनी घुलना बंद हो जाती है पानी में, लेकिन वास्तव में वो बंद नहीं होती। वास्तव में होता ही है कि जितना घुल रही है उतना ही वहाँ से बाहर भी आ रही है। तो हम कहते हैं कि अब चीनी मत डालो, अब इसमें घुलना बंद हो गया है, और उसी को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है, उसी का नाम क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक, चलो अब यहां पर देखते हैं, देखो, और सॉल्बिलिटी किससे बढ़ती है, जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करते हैं। टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्बिलिटी क्या होती है, इंक्रीज करती जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्बिलिटी क्या होती है, इंक्रीज करती जाती है। ठीक है, चलो एक छोटा सा टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि सॉल्बिलिटी का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्बिलिटी बढ़ती है कि घटती है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा बताओ। तो देखो, दो तरह की प्रोसेस होती है, एक प्रोसेस का नाम हमने सुना है एंडोथर्मिक प्रोसेस, और एक होती है एक्जोथर्मिक प्रोसेस। एक होती है एंडोथर्मिक प्रोसेस और दूसरी क्या होती है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है बताओ, एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब जिसमें रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। बात हमने, तो इसका डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव। एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी। डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी। ठीक है, अगर सही है तो एंथैल्पी क्या होती है, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर को हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी। बात समझ में आ रही है। एक्जोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा एच क्या हो जाता है, नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, अगर डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन, डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन क्या है, ग्रेटर देन जीरो, मतलब डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, समझ में आ रही मेरी बात की नहीं। पहले अगर तुम्हें टेम्परेचर को मेजर करना है तो पहले ये देखना पड़ेगा कि जो हम डिजॉल्व सॉल्यूशन बना रहे हैं वो एंडोथर्मिक प्रोसेस के थ्रू है कि एक्जोथर्मिक प्रोसेस के थ्रू है।
अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस के थ्रू है तब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्बिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं। और अगर एक्जोथर्मिक प्रोसेस के थ्रू है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, यानी कि डेल्टा एच सोल्यूशन इज लेस देन जीरो, भाई निगेटिव का मतलब यही तो हुआ, लेस देन जीरो, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ये है तुम्हारा कुल मिला के सॉल्युबिलिटी का प्रोसेस। हमने इसमें 2-3 चीज़ें पढ़ी कि लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है, पोलर सॉल्यूट को पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हो तो आसानी से डिजॉल्व हो जाता है, नॉन पोलर को नॉन पोलर में डिजॉल्व करते हैं तो आसानी से। अब जैसे नेप्थलीन और एंथ्रासीन जो है वो डिजॉल्व नहीं होता वाटर में, लेकिन उसको अगर हम बेंजीन में डिजॉल्व करते हैं तो वो आसानी से डिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि बेंजीन क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। बात समझ में आई। फिर हमने पढ़ा डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन वही सॉल्यूट का सॉल्वेंट में जब डिजॉल्व करते हो तो उसकी कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिजोल्यूशन कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो आपस में टकराकर एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं जो सॉल्यूट से सॉल्वेंट से अलग हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और जब सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है, ठीक है। जब फर्दर डिजोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें अभी भी डिजॉल्व हम सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है टेम्परेचर का इफेक्ट। तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है कि एक्जोथर्मिक, पहले ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर एक्जोथर्मिक प्रोसेस होगी तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, और अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब बात समझ में आ गई। एक छोटा सा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में ज़्यादा कुछ है नहीं, प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी हमेशा बढ़ती ही है, ठीक है। और इफेक्ट ऑफ प्रेशर मेनली हम लोग देखते कहाँ है, गैसेस में। किस में देखते हैं, गैसेस में। जब हम गैसेस को डिजॉल्व करते हैं किसमें, लिक्विड में, तो वहाँ पर प्रेशर ऑफ गैस देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, इट इज सो बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल एंड प्रैक्टिकली रिमेन अनइफेक्टेड बाई चेंज इन प्रेशर। तो यहाँ पर नो इफेक्ट, क्या लिखोगे, नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। और किसकी सॉल्युबिलिटी में, सॉलिड एंड लिक्विड। किसकी सॉल्युबिलिटी में, सॉलिड एंड लिक्विड। अगर यही तुम देखोगे किसमें, गैसेस एंड लिक्विड में, तब प्रेशर का इफेक्ट देखा जाएगा। और यही तो पढ़ते हो हेनरी लॉ में। हेनरी लॉ क्या होता है, यही तो कहता है कि प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। लेकिन जब हम इसका पढ़ते हैं सॉलिड एंड लिक्विड कि सॉल्युबिलिटी में प्रेशर का कोई मेनली अफेक्शन, मतलब कोई मेनली इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। अब अगला टॉपिक हमारा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। अगला टॉपिक क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो तुम्हें पता है कि गैसेज जब सॉलिड में क्या होती हैं, डिजॉल्व होती हैं, तो उस पर प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है। प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। बात समझ में आ रही है। तो इसमें एक लॉ है जिसे हम क्या कहते हैं, हेनरी लॉ, जिसका नाम क्या है, हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ क्या कहता है, बताओ, हेनरी लॉ क्या कह रहा है। हेनरी लॉ कहता है द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, क्या कहता है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, ठीक है, हाँ, इन ए लिक्विड, याद कर लेना इसको, ठीक है, इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द is directly proportional to the partial pressure of the gas, partial pressure of the
गैस present above the surface of liquid, present above the surface of liquid। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, किस पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी गैस की सॉल्युबिलिटी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के, ठीक है, प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि मान लो यहां पर तुमने क्या लिया है, कोई लिक्विड है यहां पर, ठीक है, ये क्या है, लिक्विड है, और लिक्विड की सरफेस पे क्या है, गैसेस हैं, लिक्विड की सरफेस पे क्या है, गैसेस हैं। तो इनका जो गैस का क्या है, पार्शियल प्रेशर है, कहां पर लगेगा, सरफेस पे ही तो लगेगा, ठीक है भाई, गैसेस सरफेस पे ही तो प्रेशर लगाएंगी, तो गैसेस का जो सरफेस के ऊपर प्रेशर लगता है, ठीक है, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन ए लिक्विड। ठीक है, या इसको एक तरीके से और लिख सकते हो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस एक्स इन द सोल्यूशन। तो अगर पार्शियल प्रेशर क्या हो, P, और गैस को हम किस में नापेंगे, मोल में, किस में नाप रहे हैं, मोल फ्रैक्शन में, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, जो सॉल्यूट उसमें सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगी, ठीक है। और इसको हटाते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, हेनरी कांस्टेंट कहते हैं, KH, ठीक है, और फिर ये मोल फ्रैक्शन। बात समझ में आ गई, ये हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और याद रखना यहां पर अगर हम देखें तो KH क्या हो जाएगा, KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। KH प्रेशर को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं एट प्रेशर, सॉरी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो जाएगा, KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, यही तो होगा। तो यानी कि KH की वैल्यू अगर क्या होगी, ज़्यादा, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, मोल सॉल्युबिलिटी उतनी ही क्या हो जाएगी, कम। बात समझ में आ रही है, ठीक। ठीक है, और KH की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के, किसके प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर के, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ से तुम क्या निकाल सकते हो कि अगर KH हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। तो हेनरी कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा और सॉल्युबिलिटी घटेगी। बात समझ में आ रही है। तो ये दोनों रिलेशन तुम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल हम लोग कर लेंगे, ठीक है।